ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट दैट इज यूनिट 12, इट्स राइटिंग स्किल्स। तो आज वाले चैप्टर के अंदर हम लोग राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। मींस व्हाट आर द बेसिक राइटिंग स्किल्स एंड व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स दैट दे शुड बी देयर इन ऑर्डर टू मेक योर राइटिंग मोर इफेक्टिव, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिकली हम इसके इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करें तो व्हाट इज SPAG? आपके पास एक टर्म होती है SPAG। ये एक टेस्ट होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से मतलब बेसिक एलिमेंट्स होते हैं विच आर देयर टू असेस अ चाइल्ड्स नॉलेज। मतलब एक बच्चे की अगर हम नॉलेज को चेक करना चाहें छोटे छोटे बिहाफ पे, छोटे छोटे पैरामीटर्स के बिहाफ पे, तो पैरामीटर्स कौन से होते हैं? सो फर्स्ट वन इज देयर स्पेलिंग। हमारे पास आता है स्पेलिंग, करेक्टली स्पेलिंग न्यू वोकेबलरी दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू योर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली मतलब क्या है कि आपके एक जब आप राइटिंग करने जा रहे हो तो उसके अंदर आपके स्पेलिंग्स का करेक्ट होना दैट इज मस्ट। चाहे वो एक छोटा बच्चा ही है, चाहे उससे कोई बड़ा है, तो आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो करेक्ट होने बड़े जरूरी हैं, बिकॉज इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन दी अदर पीपल। ठीक है, जब आप राइटिंग कर रहे हो, आपके अगर आप बार बार आपके स्पेलिंग्स ही इनकरेक्ट हो रहे हैं तो उसका मींस इफेक्ट डायरेक्ट आपके मैसेज के ऊपर पड़ता है। राइटिंग के अंदर स्पेलिंग्स का और वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वोकेबलरी आपके राइटिंग के जो राइटिंग हो चाहे स्पीकिंग हो, उसके स्कोर को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं ये दोनों ही चीजें। स्कोर भी अपलिफ्ट करते हैं और उसके बिना आपकी जो पर्सनैलिटी है ये उसको भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज नोन एज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है कि आप यू मस्ट नो कि व्हाट इज द रोल ऑफ पंक्चुएशन इन योर राइटिंग। तो राइटिंग के अंदर आपकी पंक्चुएशन क्या है, आपने कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन की जरूरत है, व्हाट आर द कोटेशन मार्क्स, what is the purpose of inverted commas. So these all are included in punctuation marks, okay, in punctuation. So this is the punctuation. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेंटेंस ग्रामर। अगर हम बात करें सेंटेंस ग्रामर के अंदर क्या आता है? आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग सेंटेंसेस दैट आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ये सब आपकी ग्रामर जो है वो भी आपकी करेक्ट होनी जरूरी है। अगर आपकी ग्रामर ही इनकरेक्ट है तो वहां पे आपका मैसेज जो है वो करेक्टली डिलीवर नहीं हो पाएगा। फॉर इंस्टेंस कई बार कैंडिडेट्स ऐसे बोल देते हैं किसी सेंटेंस को, आई एम गो टू आई एम गो टू यूनिवर्सिटी, लेट्स सपोज। सो ये हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हमने यहाँ पे एम भी लगा दिया और गो भी लगा दिया। अगर हम एम लगा रहे हैं तो गो के साथ ING लगे, या फिर अगर हम गो लगा रहे हैं तो एम लगे ही ना। सो इट डिपेंड्स। सो ये हम सब जब यहाँ पे हम लोग ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, कई बार हम सेंटेंस टेंसेस का ध्यान नहीं रखते, कई बार हम स्पेलिंग्स का मिस्टेक करते हैं, कई बार हम ग्रामेटिकली मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके कम्युनिकेशन को जो है वो उनको इंटरप्ट करती हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है वोकेबलरी, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग सेंटेंसेस इन विच अ वर्ड इज यूज्ड इन द करेक्ट मैनर। यस, आप कितना अच्छा वर्ड यूज कर रहे हो, कितना एडवांस वर्ड यूज कर रहे हो, उससे भी ज्यादा आप उसको कैसे एक एक्यूरेट मैनर के अंदर यूज कर रहे हो। अब कोई वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो कि ये जो वर्ड है इसको आपने एज अ नाउन यूज करना है, एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हो। तो मतलब एक वर्ड को आपने कितने सही तरीके से आपने अपने सेंटेंस के अंदर यूज किया। सो ये सारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी राइटिंग के अंदर जिनका करेक्ट होना, जिनका इंक्लूडेड होना बड़ा जरूरी होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है राइटिंग स्टाइल। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल। मतलब हमारे पास राइटिंग के कितने स्टाइल्स हो सकते हैं? 4 टाइप्स हैं। परसुएसिव, नरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, राइट? अब हम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास होता है परसुएसिव। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जो परसुएसिव होता है, परसुएड करना क्या होता है? किसी भी पर्सन को आप जब अपने काम के लिए मना लेते हो, मतलब उसको कन्विंस कर लेना किसी पर्सन को, सो दैट इज नोन एज परसुएसिव। तो ये परसुएसिव राइटिंग स्टाइल होता है। आपने अपनी राइटिंग को इतने अच्छे, इतने इफेक्टिव मैनर में लिखा, आपने अपनी चीजों को इतने एक अच्छे मींस वे के अंदर एक्सप्रेस किया अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, कि सामने वाला उस
को पढ़े बिना रह ही नहीं सका, और उसको पढ़ के वॉट एवर यू वॉन्ट टू से उसके ऊपर ट्रस्ट करे बिना वो रह नहीं पाया। तो मतलब जो आपने लिखा उनको वो बिल्कुल सच लगा, बिल्कुल वो बहुत इफेक्टिव था। तो ये होती है राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आपने किसी को कोई चीज रिकमेंड की है, लेट सपोज अगर आप कोई स्कूल कॉलेज कोई सिटी किसी को रिकमेंड कर रहे हो, तो आपको उनके बेनिफिट्स उनका प्लस पॉइंट्स, मतलब आप क्यों रिकमेंड कर रहे हो, आपके जो रीजंस हुए हैं वो आपको जस्टिफाई होने बड़े जरूरी हैं। कोई कवर लेटर्स हो गए, कुछ कोई भी ऐसा जो आप टॉपिक राइट डाउन करने जा रहे हो, इट शुड बी वेरी मच परसुएसिव, it should be very much effective so that one can be convinced in an easy manner. So next one is what is narrative. Narrative क्या होता है हमारे पास, often seen in longer writing samples. Like purpose of this writing is to share the information in a context of a story. आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, एक स्टोरी सुना के, ठीक है। आपने लेट सपोज हमारे जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छा मैसेज जैसे हमें मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती है, तो वो स्टोरीज के फॉर्म में हमें दिखाते होते थे कि ऐसे एक पर्सन ऐसे होता था, वो किंग होता था, वो उसके ये रूल्स होते थे। तो हम लोग उन चीजों को सच मानते हैं, ठीक है। तो चाहे वो स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं चाहे वो नहीं भी करती, बट उनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है उनको बोलते हैं नरेटिव। आपने जब अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, तो दैट इज नोन एज नरेटिव ना। इसके अंदर कोई स्टोरीज हो सकती हैं, नॉवेल्स, पोएट्री, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो दिस इज नरेटिव राइटिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एक्सपोजिटरी। This type of writing is used to explain a concept and share information to a broader audiences. मतलब जब आप एक बहुत ब्रॉडर लेवल के ऑडियंस को जब आप पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हो या कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर करने जा रहे हो, तो उसको बोला जाता है एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल, राइट। अब ये किन चीज के भी आप पे, इसके अंदर एविडेंस भी हो सकते हैं, आपने अपनी पॉइंट्स को जब आपने जस्टिफाई करना है तो आपके पास एविडेंस भी होने चाहिए, आपके पास स्टेटिस्टिक्स भी हो सकता है, किसी चीजों के रिजल्ट्स भी हो सकते जिनके बिहाफ पे आप उनको वो फैक्ट्स आप प्रूव कर पाओ। सो दैट इज नोन एज एक्सपोजिटरी, राइट। इसके अंदर आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स, न्यूज स्टोरीज, बिजनेस, टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग्स, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। सो दिस इज द एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल, राइट। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव है कि व्हेन यू वांट टू डिपिक्ट एनी इमेजरी, राइट, आपने अपनी इमेजिनेशन के बिहाफ पे जब आपने कोई स्टोरी किसी पर्सन को बताई, या आपने कोई भी सिचुएशन किसी के सामने रखी, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट किसी के सामने रखा, राइट। तो एक होता है ना कि एक इंसान के दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि यस, ये सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, ये ऐसे हुई थी, ये उस टाइम पे ये चीज थी। तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव। तो आप जब आपने किसी चीज को डिस्क्रिप्शन देनी है, उसको डिस्क्राइब करना है प्रॉपर वे में, सो वो सारी चीजें, वैसे भी इसके अंदर सारी चीजें एक दूसरे के साथ फुली कनेक्टेड होती हैं। इसके अंदर भी वैसे हम लोग पोइट्री, फिक्शनल नॉवेल्स और प्लेस बुक को भी ले सकते हैं। तो ये जो होती है दिस इज नोन एज द डिस्क्रिप्टिव, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है दैट इज द 6 स्टेप्स और कंपोनेंट्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। मतलब अगर आप कुछ राइट डाउन करने जा रहे हो तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं या कितने डिफरेंट फेजेस दैट यू हैव टू फॉलो। आप जो स्टेप्स को फॉलो करके चलोगे या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर आपके पास कंपोनेंट्स चल रहे हैं, जब आपने उनको कोई भी एक पर्टिकुलर, लेट्स सपोज अगर आप कोई बुक ही पब्लिश करने जा रहे हो, ठीक है, आप अपने बिहाफ पे एक बुक पब्लिश करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन से फेजेस जो हैं वो जिनके थ्रू होके आपको निकलना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इट। देयर आर टोटल 6 कंपोनेंट्स। प्री राइटिंग, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग और पब्लिशिंग, ये सारे हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स होते हैं राइटिंग प्रोसेस के अंदर। अब जो प्री राइटिंग होता है इसका मतलब क्या होता है, जो प्री राइटिंग है, प्री राइटिंग का मतलब है कि जब आप राइट डाउन करने जा रहे हो उससे पहले क्या प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं प्री राइटिंग, राइटिंग से पहले, ठीक है। कमिंग विद द कमिंग अप विद एन आइडिया और एनी पर्टिकुलर टॉपिक, जब आप कुछ लिखने जा रहे हो एटलीस्ट आपके पास कोई आइडिया तो हो आप लिखने क्या जा रहे हो।
आप अपना कोई ब्लॉग पोस्ट करने जा रहे हो, कोई आप ई बुक लिखने जा रहे हो, कोई नॉवेल लिखना चाहते हो, कोई पेज के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, क्या लिखना क्या चाह रहे हो आप। आपके पास एक स्पेसिफिक, एक बहुत क्लियर आइडिया हो, बहुत क्लियर एक टॉपिक हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद इट। दिस इज नोन एज प्री राइटिंग। राइटिंग से पहले आपके पास एक पूरा एक मीन्स यू विल हैव टू जनरेट अ रिपोर्ट, दिस इज माई टॉपिक, मुझे इन चीजों के ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देन यू विल रिसर्च योर आइडिया। यस, आप अब अपने अपना टाइप अपना आइडिया सोच लिया, आपने अपना टॉपिक सोच लिया। तब आप उसके बाद इस स्टेज के अंदर, एट दिस स्टेज नाउ, अब आप क्या करोगे स्टेज के अंदर, आप यहाँ पे चीजों को सर्च करोगे बाय मेकिंग द नोट्स। आप उनको नोट्स भी बना सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर इंटरनेट के ऊपर, आजकल हमारे पास इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है इन सब चीजों का, तो आप यूजफुल लिंक्स जो है वो उनको सेव करके रख सकते हो, ताकि आप उनको बाद में सर्च कर सको, या उनके ऊपर आप वर्क कर सको। गैदरिंग मटेरियल फॉर अ केस स्टडी, यस, मटेरियल आप गैदर कर सकते हो। मतलब देयर नंबर ऑफ वेज जिसके बिहाफ पे आप अपनी चीजों को मतलब प्लॉट करके रख सकते हो, उनको उनके उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। आप किसी टीचर से मिल सकते हो, किसी एक्सपर्ट से मिल सकते हो, आप मार्केट का सर्वे कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा सकते हो। बेसिकली आपको अब उन चीजों के बारे में, जो जो आपका आइडिया है, जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो वो डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे गैदर करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस है, जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, दैट इज प्लानिंग। अब आपने सारी चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने टॉपिक भी सोच लिया, हमने डेटा भी रिसर्च कर लिया, जो भी हमें चीजें चाहिए थी। अब आपने उनको प्लान करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग बड़ी जरूरी होती है। प्लानिंग के बिना हमारा काम जो है वो कई बार खराब हो सकता है, उतने इफेक्टिव मैनर में आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो प्लान करो चीजों को, कि सबसे पहले आपको क्या चीजें करनी है, कौन सा आपको स्टेप फॉलो करना है। यू क्रिएट अ स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन। प्रायोरिटाइज करो अपने स्टेप्स को। पहले कौन सा स्टेप आएगा, पहले कौन सी चीज आप फॉलो करोगे, कौन सी चीजों को आपने अरेंज करना है, कौन सी चीजें आपको सबसे पहले चाहिए, उसके बाद आपको कौन सी चीज चाहिए। तो मतलब हर एक चीज की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है, जैसे हम बोले जैसे लेट्स सपोज अब आपने रिसर्चिंग भी कर ली, अब आपने प्लानिंग भी कर ली, अब हम एक छोटा सा एक ड्राफ्ट करेंगे कि जैसे होता है किसी चीज को आउटलाइन कर लेना, उसको ओवरव्यू कर लेना, उसको ब्रीफली थोड़ी चीजों को मैनेज करके रख लेना। सो दिस इज द स्टेज दैट मोस्ट पीपल थिंक ऑफ एज राइटिंग। ये राइटिंग नहीं होती, इट्स रियली ओनली वन पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। Drafting your piece can feel daunting. It's a step that many writers procrastinate over. तो यहाँ पे कई बार टेंशन हो जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर आप प्री राइटिंग कर चुके हो, प्लानिंग भी कर चुके हो, नाउ यू शुड फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट मूविंग फॉरवर्ड विद योर ड्राफ्ट। ठीक है, मतलब एक चीजों को जैसे पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं कि मोटा मोटा अब उस चीज के ऊपर वर्क स्टार्ट कर देना। तो वो होता है कि हमने अपने पीस को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आती है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग इज सिंपल, जब हमने अपने ड्राफ्ट भी कर लिया, हमने सारी प्लानिंग कर ली, एक बार होता है काम के ऊपर एक्चुअल में वर्क करने से पहले हम सारी चीजों को रिवाइज कर लें, एक बार रीथिंक कर लो, दोबारा सोच लो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस किस चीज को आपने रिजेक्ट करना है, किसी चीज को आपने रखना है कि नहीं रखना, क्या आपका डेटा है, कौन सा स्टेप आपने फॉलो करना है, कौन सा नहीं फॉलो करना, या कोई चीज आपको लग रही है कि इसको हम और इफेक्टिव कर सकते हैं। तो एक बार चीजों के गो थ्रू हो जाना, उन चीजों को दोबारा से गो थ्रू हो जाना, तो इसका मतलब होता है सीइंग अगेन, मतलब रिवाइजिंग, चीजों को रिवाइज करना। हाँ, अगर हम बात करें एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की, तो एडिटिंग का प्रूफ रीडिंग क्या होती है। अब जैसे हमने एडिटिंग कर ली, एडिटिंग का मतलब ये है कि अब आपने राइटिंग कर ली, अपने टॉपिक्स के ऊपर अपने वर्क कर लिया, अब आप ये देखो कि आपको लगता है कि उसके अंदर कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि ये करेक्ट नहीं है, या फिर ये उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, या आपको लगता है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर जो है वो इतना, सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, वो थोड़ा पुअर है। ठीक है, कोई ऑकवर्ड चीजें, कोई वर्ड्स ऐसे हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो मतलब एडिटिंग करो, जो चीजें आपको चाहिए वो रखो, जो चीजें नहीं चाहिए
उनको आप रिजेक्ट कर दो, उनको आप वहां से डिलीट कर दो और प्रूफ रीड करो। प्रूफ रीडिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर बाय मिस्टेक आप लोगों ने कोई मिस्टेक्स कर दी हैं तो उनको करेक्ट करना। सो दिस इज नोन एज एडिटिंग करके फिर उसको आपने प्रूफ रीड कर लिया। उसके बाद आप चीजों को पब्लिश करते हो। जब तक आपने पब्लिशिंग नहीं की अपने कंटेंट की तब तक आपका काम अभी तक इनकम्प्लीट है, तब तक वो अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हो, फॉर्मेटिंग योर पोस्ट इन वर्डप्रेस और पब्लिशिंग योर वर्क ऑन योर ब्लॉग। चाहे आप अपनी ब्लॉग के ऊपर ही अपना टॉपिक डालने जा रहे हो तो उस चीज को पोस्ट कर देना, दैट इज नोन एज पब्लिशिंग। सो दीज आर दी 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर राइटिंग प्रोसेस, राइट? ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। तो ये दोनों चीजों का आपकी राइटिंग के अंदर होना बड़ा ही जरूरी होता है। कि कोहेजन एंड कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि आपकी राइटिंग है, आप उसके अंदर आपने जो अपने थॉट्स रिप्रेजेंट किए हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपने लिखा है, जो भी आप कंटेंट के ऊपर आप वर्क कर चुके हो, पहली बात तो ये कि वो आपस में कितना एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लिंकिंग सही हुई भी है कि नहीं हुई, लिंकिंग खराब तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक आइडिया दूसरे के साथ लिंक ही नहीं कर रहा, दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो लिंकिंग का होना बड़ा जरूरी है, कितना कंसिस्टेंट है, कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप इतनी मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, जब आपके पास एक पर्टिकुलर आपने एक टॉपिक लिया, उसके अंदर छोटे छोटे सबसेट्स होंगे, तो एक सबसेट के अंदर अगर आप कोई चेंज कर रहे हो तो आपको दूसरे के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी कितनी होती है, ठीक है, तो वो चीज होनी बड़ी जरूरी है कि एक तो लॉजिकली लिंकिंग कितनी अच्छी है, दूसरा कि वो जो आपने काम किया है उसकी एक यूनिट दूसरे के साथ कितनी, उसके ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। अगर आप एक यूनिट के अंदर चेंज कर रहे हो तो दूसरे के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो होती है डिपेंडेंसी, लिंकिंग एंड डिपेंडेंसी। ये आपका कोहेरेंस और कोहेजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर टॉपिक आता है, व्हाट आर दी एक्सपेंडेड सेंटेंसेस, ऐसे भी हो सकता है या हो सकता है सेंटेंस एक्सपेंडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एडिंग वन और मोर वर्ड्स टू द मेन कॉज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल। ये यस, आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर आप और वर्ड्स ऐड करोगे, उसके अंदर आप और डिटेल ऐड करोगे, ताकि आप अपने आइडिया को, आप अपने टॉपिक को एक प्रॉपर वे में, एक जितना सफिशिएंट मतलब वो एक्सप्लेन होना चाहिए आप उसको एक्सप्लेन कर सको, ताकि आपका जो टॉपिक है वो एक क्लियर वे में रिप्रेजेंट हो सके, दूसरों को वो समझ आए डिटेल में। जब आपके टॉपिक को अगर अगर आपका टॉपिक सिर्फ एक लाइन में आपने लिख दिया, अब वो एक लाइन इतनी इफेक्टिव हो सकता है ना हो, सामने वाले को समझना है कि आप क्या कहना चाहते हो, आप उसको जस्टिफाई करो, आप उसकी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, फैक्ट्स दे सकते हो उन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए। तो अपने सेंटेंस को ऐड करना, एक्सपेंड करना, दैट इज नोन एज सेंटेंस एक्सपेंडिंग। सेंटेंस को एक्सपेंड करना, डिटेल में लिखना। वाई यूज द सेंटेंस एक्सपेंडर टूल? अब हम एक्सपेंडर टूल जो होते हैं, सेंटेंस एक्सपेंडर टूल्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, क्या कारण है? बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, कारण पहली बात तो ये कि एनहेंसेस डिटेल्स। यस, ये डिटेल को बढ़ा देता है। बाय एक्सपेंडिंग सेंटेंसेस द टूल हेल्प्स ऐड मोर डिटेल एंड डेप्थ इन योर राइटिंग, टू योर राइटिंग। यस, ऐसा होता है। जब आप अपने सेंटेंस को एक्सपैंड करते हो तो ये जो टूल होता है ये आपके सेंटेंस को डिटेल प्रोवाइड करता है और आपकी राइटिंग को इन डेप्थ जाके उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। दैट इज नोन एज एनहेंसेस डिटेल, इट एनहेंस the detail of your topic of your sentence. So this is the first benefit. What is the next benefit? It improves the clarity. Yes, आप अब कहना क्या चाहते हो, आप लिखना क्या चाहते हो, पर्पस क्या है आपके टॉपिक का, उसको ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। इट मेक्स योर राइटिंग मोर क्लियर। ओके, आपके आइडियाज और क्लियर हो जाते हैं, मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, लोग उनको अच्छे से
अंडरस्टैंड कर सकते, जो ऑडियंस उनको रीड करेगी वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। इट इंक्रीजेस एंगेजमेंट, एग्जैक्टली अगर आपका टॉपिक बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके अंदर क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, तो आपकी ऑडियंस उसके साथ उतना ही इफेक्टिवली लिंक हो पाती है। मतलब आपकी राइटिंग दूसरे के ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है कि सामने वाला उसके साथ लिंक हो जाता है, एंगेज हो जाता है, वो जुड़ जाता है, वो बंध जाता है आपकी राइटिंग के साथ, उसकी अटेंशन ग्रैब करती है आपकी राइटिंग। इट बूस्ट्स क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली आपके टॉपिक को और क्रिएटिव बना देती है और इंटरेस्टिंग बना देती है। सो सेंटेंस एक्सपेंड होना मतलब उसके अंदर डिटेल डाल देना, अपने टॉपिक को अच्छे से जस्टिफाई करना, उसको पूरी तरह से डिटेल में बताना, और आपके पास जो सेंटेंस एक्सपेंडर टूल्स होते हैं उनके ये हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं। ये सारे बेनिफिट्स की वजह से हम लोग इनको यूज करते हैं। सो दिस वाज योर 12th चैप्टर। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो पहली बात तो हम लोग आपके जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो हम उनको पोस्ट कर रहे हैं, उनको हम अपलोड कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर, डॉट वे की जो हमारी एप्लीकेशन है क्लास प्लस के ऊपर। उसके बिना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपके ग्रुप्स के अंदर जितने भी एडमिन्स हैं, किसी भी एडमिन के नंबर पे आप टेक्स्ट करके हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।